31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन के मिस्टीरियस और अनोनिमस इन्वेंटर सतोशी नाकामोटो ने ये वाइट पेपर रिलीज किया बिटकॉइन को वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हुए और किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। आज के सेशन में हम इस वाइट पेपर को समझने की कोशिश करेंगे ऐसी लैंग्वेज में जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को देखते हैं। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जिसको कोई भी बिना बैंक या थर्ड पार्टी के सीधे सेंड या रिसीव कर सकता है। ये सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में नहीं है और क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पे बेस्ड है। क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ क्या होता है? ये एक तरीका है जिसमें ये वैलिडेट किया जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेक्ट है, बिना ये डिस्क्लोज किए हुए कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन शामिल है। बिटकॉइन का एक बड़ा फायदा ये है कि ये डबल स्पेंडिंग यानी कि एक ही पैसे को 2 बार खर्च करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। अगर आप किसी को ये नोट दे देते हैं तो आपके पास ये नोट नहीं बचता, लेकिन डिजिटल मनी में अगर आप एक फोटो कॉपी की तरह अपने पैसे की कॉपी बना लें और 2 लोगों को एक ही पैसा भेज दें तो ये एक फ्रॉड होगा। इसको डबल स्पेंडिंग कहते हैं। नॉर्मल डिजिटल पेमेंट में बैंक या पेमेंट कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि कोई डबल स्पेंडिंग न कर पाए, लेकिन बिटकॉइन के केस में ये काम बिना किसी बैंक या पेमेंट कंपनी के होता है, जो कि इसको यूनिक बनाता है। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन, आइए इसको समझते हैं। इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बैंक्स और पेमेंट कंपनीज पे डिपेंडेंट है, हालांकि इस सिस्टम में कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है ट्रस्ट का, जहां हमें बैंक्स और पेमेंट कंपनीज पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो सही तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगी। दूसरा है हाई फी का, जहां बैंक्स और पेमेंट कंपनीज को ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ती है। तीसरा है स्लो ट्रांजैक्शंस का, अगर पैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांजैक्शन में कई घंटे या कई दिन भी लग सकते हैं और फी भी काफ़ी होती है। और चौथा रिवर्सिबल पेमेंट्स का, कोई भी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट कर सकता है जिससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिटकॉइन इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है क्योंकि ये ट्रस्ट की जगह क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पे काम करता है। इसमें ट्रांजैक्शंस को बदला नहीं जा सकता, फी कम होती है और कोई मिडल मैन जैसे बैंक या पेमेंट कंपनी नहीं होती। दूसरा सेक्शन है ट्रांजैक्शंस का। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस इस तरीके से काम करते हैं, कोई व्यक्ति अपने बिटकॉइन से पेमेंट करता है, ये ट्रांजैक्शन एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ पब्लिक लेजर, जिसको हम ब्लॉकचेन भी बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, इसलिए कोई दोबारा सेम बिटकॉइन को खर्च नहीं कर सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं ये। मान लीजिए राहुल के पास एक बिटकॉइन है और वो इसको मोहन को देना चाहता है। तो पहला स्टेप होगा, राहुल अपने बिटकॉइन को मोहन के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करता है। दूसरा स्टेप होगा, ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है और ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और तीसरा, मोहन के पास अब एक बिटकॉइन आ जाता है और राहुल के पास वो नहीं रहता। ब्लॉकचेन की वजह से कोई भी राहुल के पुराने ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता और दोबारा वही बिटकॉइन किसी और को नहीं भेज सकता। तीसरा सेक्शन है टाइम स्टैम्प सर्वर का। बिटकॉइन की खास बात यह है कि ये ट्रांजैक्शंस का परमानेंट रिकॉर्ड रखता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन पे एक टाइम स्टैम्प रहता है जो ये बताता है कि वो किस समय हुआ था। ये वैसा ही है जैसे किसी न्यूज़पेपर में किसी दिन कोई न्यूज़ अगर छप जाए तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता।
हर ट्रांजैक्शन पिछले ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है, जिससे एक चेन बनती है। यही चेन ब्लॉकचेन कहलाती है। बेसिकली ब्लॉकचेन एक शेयर्ड लेजर है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और पुराने ट्रांजैक्शंस चेंज नहीं किए जा सकते। चौथा है प्रूफ ऑफ वर्क। बिटकॉइन एक प्रोसेस यूज करता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी होती है। ये पजल बहुत डिफिकल्ट होती है और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं। जो भी कंप्यूटर पजल सबसे पहले सॉल्व करता है उसे नया बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। ये प्रोसेस माइनिंग कहलाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी तिजोरी या सेफ को खोलने के लिए एक कोड या पासवर्ड चाहिए। बहुत सारे लोग इस कोड को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इसको सबसे पहले ढूंढ लेगा उसको इस सेफ का ट्रेजर मिलेगा। इसी तरह जो माइनर प्रूफ ऑफ वर्क सॉल्व करता है उसको नया बिटकॉइन मिलता है एज अ रिवॉर्ड। पांचवा, नेटवर्क। बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। इसका मीनिंग यह है कि यह किसी बैंक या कंपनी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के कई कंप्यूटर जिनको हम नोड्स के नाम से जानते हैं वो मिलके इसे चलाते हैं। नेटवर्क कैसे चलता है? बिटकॉइन नेटवर्क में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, जब कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स या नेटवर्क नोड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। दूसरा, हर नोड इन ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करके एक ब्लॉक बनाती है। तीसरा, माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चौथा, जिस माइनर को सोल्यूशन सबसे पहले मिलता है वो ब्लॉक को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है। पांचवा, बाकी नोड्स इस ब्लॉक को चेक करते हैं और अगर सब कुछ सही है तो इसे ब्लॉकचेन में जोड़ देते हैं और अंत में फिर से नया ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर दो माइनर्स अलग अलग ब्लॉक्स को एक साथ ब्रॉडकास्ट करें तो उस केस में क्या होगा? कई बार ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग ब्लॉक्स एक साथ नेटवर्क में भेजे जाएं। ऐसी सिचुएशन में कुछ नोड्स एक ब्लॉक को वैलिड मानेंगे और कुछ नोड्स दूसरे ब्लॉक को। लेकिन नेटवर्क हमेशा सबसे लंबी चेन, जिसको लॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क चेन बोलते हैं, उसको सही मानता है। जो भी चेन आगे बढ़ेगी बाकी नोड्स उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरी चेन को रिजेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ट्रेन की पटरियों पे दो ट्रेनें एक ही समय पे चल पड़ें, लेकिन आगे जाकर एक का रास्ता बंद हो जाए और दूसरी ट्रेन लंबा सफर तय कर ले। बिटकॉइन नेटवर्क में भी यही होता है। सबसे लंबी ब्लॉकचेन को वैलिड माना जाता है। छठा है इंसेंटिव। माइनर्स को क्या इंसेंटिव मिलता है? यहाँ पे ये समझना होगा कि जो माइनर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनको उनके काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है। हर नए ब्लॉक के लिए माइनर को नए बिटकॉइन मिलते हैं। साथ ही साथ यूजर ट्रांजैक्शन फी भी देते हैं जो माइनर्स को मिलती है। धीरे धीरे जब सारे बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय ईयर 2140, उस समय माइनर्स की इनकम केवल ट्रांजैक्शन फी से होगी। नए बिटकॉइन मिलने बंद हो जाएंगे। सातवां है रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस। बिटकॉइन नेटवर्क में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इसको एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने के लिए एक खास टेक्निक का यूज किया जाता है जिसे मर्कल ट्री बोलते हैं। मर्कल ट्री क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे डेटा ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ब्लॉक्स एक ट्री की तरह जुड़े होते हैं जहां सिर्फ रूट हैश को सेव किया जाता है।
इससे पुराने और बेकार हो चुके डेटा को हटाया जा सकता है, जिससे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पुराने बिल्स और रिसिट्स को एक डायरी में लिख रखा है। जब आपकी डायरी भर जाती है तो आप सारी ट्रांजैक्शंस को एक समरी में लिख के पुरानी पर्चियों को फेंक देते हैं। बिटकॉइन में मर्कल ट्री यही काम करती है। पुराने और बेकार ट्रांजैक्शंस को हटा के सिर्फ उनका समरी यानी कि रूट हैश उसको रखा जाता है। आठवां है सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन। बिटकॉइन को पूरी तरीके से यूज करने के लिए हर कंप्यूटर को पूरा ब्लॉकचेन स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई यूजर खुद का फुल नोड नहीं चलाना चाहता तो वो सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन का यूज कर सकता है। एसपीवी यानी कि सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन काम कैसे करता है? यूजर को केवल ब्लॉक हेडर, जो कि एक ब्रीफ डेटा होता है, उसकी जरूरत होती है, जो ब्लॉकचेन की के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। जब कोई पेमेंट आती है तो यूजर केवल ट्रांजैक्शन की मर्कल प्रूफ वेरीफाई करता है। इसका मतलब ये है कि यूजर ये चेक करता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं, बिना पूरी ब्लॉकचेन को डाउनलोड किए हुए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, लेकिन आपको पूरी पासबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मिनी स्टेटमेंट देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। एसपीवी ऐसा ही करता है, बिना पूरी ब्लॉकचेन डाउनलोड किए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। नौवां सेक्शन है कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस को फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज किया जाता है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो आप अपने अवेलेबल बैलेंस से छोटे छोटे अमाउंट्स को कंबाइन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपका बैलेंस कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट सकता है और जरूरत पड़ने पे इसको कंबाइन किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? एक ट्रांजैक्शन में कई इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे बिटकॉइन अमाउंट्स हैं तो उन्हें कंबाइन करके एक बड़ी पेमेंट की जा सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10, 20 और 50 रुपए के नोट हैं और आपको 70 रुपए देने हैं। आप 50 और 20 दे के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 80 चाहिए तो आपको छोटे नोटों को जोड़ना पड़ता। बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शंस ऐसे ही काम करते हैं, बैलेंस को कंबाइन और स्प्लिट करके उसको मैनेज करते हैं। 10वां सेक्शन है प्राइवेसी का। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस पब्लिक होती हैं, लेकिन यूजर्स की आइडेंटिटी प्राइवेट रहती है। बैंकिंग सिस्टम में आपका नाम और अकाउंट नंबर बैंक के पास होता है, दोनों ही। बिटकॉइन में हर यूजर के पास एक पब्लिक की या वॉलेट एड्रेस होता है जिसको कोई भी देख सकता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये किसका एड्रेस है। एज एन एग्जाम्पल, जब आप किसी को कैश देते हैं तो उसको पता नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा था और आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। बिटकॉइन में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, लेकिन असली व्यक्ति कौन है ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि बिटकॉइन प्राइवेसी मेंटेन करता है। 11वें सेक्शन में कैलकुलेशन से यह समझाया गया है कि बिटकॉइन को हैक करना क्यों मुश्किल है। बिटकॉइन को सिक्योर रखने के लिए कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं। बिटकॉइन का हर ब्लॉक प्रूफ ऑफ वर्क से जुड़ा होता है, जिससे इसको बदलना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई हैकर पुराने ट्रांजैक्शंस को बदलना चाहे तो उसे पूरी ब्लॉकचेन को फिर से बनाना पड़ेगा। जितने ज्यादा ब्लॉक्स जुड़ते हैं ब्लॉकचेन में, पुराने ब्लॉक्स को एडिट करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किताब लिखी और उसकी 1000 कॉपीज छप गईं। अगर आपको पहले पेज में अब कुछ बदलना है तो आपको सारी 1000 कॉपीज को बदलना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट होगा। बिटकॉइन के साथ भी यही होता है। अगर कोई पुराने ट्रांजैक्शंस में बदलाव करना चाहे तो उसे पूरे नेटवर्क को बदलना पड़ेगा, जो क्लोज टू इम्पॉसिबल है।
और फाइनली कंक्लूजन, बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी बैंक के काम करता है। ट्रांजैक्शंस फास्ट, सिक्योर और सस्ते होते हैं। ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन को परमानेंटली स्टोर करता है। प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से इसे हैक करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आशा है आज की इंफॉर्मेशन से बिटकॉइन के बेसिक्स के बारे में आपका नॉलेज बढ़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।